Dear students of class 6 and class 7, I am your SST teacher Urusa Rizwan. Today I will take your class of history. आज मैं हिस्ट्री की क्लास लेने जा रही हूँ आपकी। और हिस्ट्री की क्लास में लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने मैप लिया हुआ है और ये तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो मैप मैंने इसलिए लिया हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इंडिया का, ताकि आपको पता चले कि आखिर इतिहास में या हिस्ट्री में कहाँ पर क्या और कब कैसे हुआ था। तो पहले थोड़ा सा इंडिया के मैप को हम समझते हैं। आप सभी को पता है कि मेरे ख्याल से पता ही होगा, ये है ईस्ट यानी कि पूरब वाला पार्ट जिधर से सूरज निकलता है, और फिर इधर आ जाइए, ये है वेस्ट यानी पश्चिम, और ये है नॉर्थ यानी उत्तर, और ये है साउथ यानी कि दक्षिण। तो ये तो आपको पता चल गया। अब क्लास 6 और 7 में, क्लास 6 में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे आप और क्लास 7 में आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इसके बारे में, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इंडिया की जो ज़मीन थी वहाँ, और यहाँ पे और भी जो जियोग्राफिकल रिसोर्सेज थे वो किस तरीके के थे, क्या थे, आखिर ये जो हिस्ट्री बनी वो इस तरीके से क्यों बनी और क्या इसके रीज़न थे। तो पहले हम इसको समझेंगे। आप देख सकते हो इंडिया का जो मैप है बेटा, वो साउथ में आप देखिए और वेस्टर्न पार्ट में भी देखिए, ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ से देखिए ये ट्रायंगल टाइप का ये जो बन रहा है इस तरीके से, ये पूरा क्या है, ये समुद्री हिस्सा है, ये इंडियन ओशन है, ये अरेबियन सी है, और ये है बे ऑफ बंगाल, और ये बे ऑफ बंगाल है, और ये सारी चीज़ें, ये सब समुद्र है, ये पूरा का पूरा ब्लू कलर का। तो इसके अलावा ये बहुत ही रिच रिसोर्सेज हुआ करते थे यहाँ पर भी, समुद्र के आसपास और किनारे, ये सी कोस्ट कहा जाता है इसके आसपास का जो एरिया है। तो लेकिन अभी हमें इससे कोई लेना देना अभी फ़िलहाल नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है रिवर गंगा। तो गंगा का जो गैंगटिक प्लेन जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से देखिए ये निकली हुई है गंगा नदी, रिवर, और इस तरह से होती हुई पूरा यूपी को कवर करती हुई, और फिर ये यहाँ आके अपनी कई सारी ट्रिब्यूटरीज में चेंज होके और फिर ये समुद्र में मिली हुई है। और इसका एक पार्ट ये बंगाल में भी गया हुआ है, जहाँ पर इसको पद्मा नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभी हम इन सब की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको एक बताया कि ये जो रिवर है ये है गंगा, और इस गंगा रिवर से जुड़ी हुई बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिवर होगी यहाँ पर, वो होगी सोन। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये तो रहा आपका गंगा, और ये है इसकी ट्रिब्यूटरी सोन नदी। और इसके अलावा जमुना है, चंबल है, चंबल जो रिवर है वो भी है, घाघरा है, ये सारी नदियाँ यहाँ पर हैं। तो ये जो प्लेन था, ये गैंगटिक प्लेन, ये देखिए पूरा यूपी को कवर कर रहा है। आज भी आप जानते ही हैं कि यूपी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है अगर अदर स्टेट्स की हम बात करें उनके कंपैरिजन में। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हैं कई सारी, इस वजह से ये जो एरिया है ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है। फर्टाइल का मतलब बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर खेती आसानी से की जा सकती है, यहाँ पर जानवरों को आसानी से पाला जा सकता है। तो सरवाइव करने के लिए बेसिक नीड क्या होती है किसी भी इंसान के लिए? वो होती है उसका फूड। तो अगर यहाँ पर जिस ज़मीन में फूड आसानी से मिल पा रहा है, फूड आसानी से प्रोड्यूस हो पा रहा है, वो ज़मीन सबसे अच्छी होती है रहने के लिए। तो एंशियंट पीरियड से भी लोगों ने नदियों के किनारे रहना पसंद किया था, और अपने इंडिया में गैंगटिक जो प्लेन था वो इस तरफ रहना लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। इसीलिए यहाँ पर उस टाइम पे डेवलपमेंट भी बहुत सारे थे। तो ये जो पूरी बेल्ट आप इस तरीके से यहाँ से देख रहे हैं, ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है बेटा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत ही फर्टाइल थी, इसीलिए लोग यहाँ पर आके बसे थे। और लेकिन एंशियंट हिस्ट्री की बात करें अगर, तो फिर अभी हमें थोड़ा सा एक और तरफ जाना पड़ेगा, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अब आपको, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। गैंगटिक प्लेन की तो इम्पोर्टेंस आज भी है और हमें पता है और हम जानते हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक नदी
जिसका एंशियंट पीरियड से ही बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस रही है, बहुत महत्वपूर्ण रही है वो नदी। तो वो मैं बताने आपको जा रही हूँ। और ये जो रिवर है, ये देखिए यहाँ से निकली हुई है, इस तरीके से ये कवर करती हुई, और ये देखिए ये पाकिस्तान में चली जाती है इंडिया से होती हुई यहाँ से, और ये इस तरीके से होती हुई ये यहाँ इस तरह से ये अरेबियन सी में चली जाती है। तो ये वाली ये जो रिवर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये रिवर है, इस रिवर का नाम है बेटा इंडस रिवर। ये कौन सी रिवर है? इंडस रिवर है ये। अब ये आप देखिए कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं पाकिस्तान का, उसके साइड में फिर अफ़गानिस्तान है भी है, और यहाँ पर आप देखिए बांग्लादेश है। तो ये सारे देश जो थे ये सब पहले अलग अलग नहीं थे, एक टाइम था एंशिएंट पीरियड में ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इनका राज्य रहा करता था राजा का, चाहे वो अशोक हो या फिर इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य भी होते थे उस टाइम पे, उसके अशोक से पहले। तो उन सब के बड़े दूर दूर तक राज हुआ करते थे, तो इसीलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो इंडिया की जो ये आप एक्चुअल बाउंड्रीज देख रहे हैं, यह फ्रीडम के बाद में 1947 के बाद में ये इस तरह का फॉर्म आया, इंडिया की जो बॉर्डर है उसमें। तो उससे पहले ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यानी कि जो पाकिस्तान का एरिया है ये भी अपना ही इलाका था। तो यहाँ से लोग आना शुरू हुए थे। मैं एक वर्ल्ड मैप लेकर आपको बताऊंगी थोड़ा, जिससे कि आपको आइडिया मिले कि जो लोग आते थे वो किस तरीके से भारत में आना शुरू हुए थे। क्योंकि ये बहुत रिच रिसोर्सेस होते थे, यहाँ पर नदी का किनारा था, इसलिए लोग यहाँ से ये देखिए अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ से भी लोग आते थे। और कहा ऐसा जाता है कि जब आर्य इंडिया में आए थे तो वो इस नदी के किनारे, इंडस के किनारे किनारे रुके थे, यहाँ पर गंगा तक आए थे। और वो जो आर्य थे वो भी ईरान से, फारस से पहुँचे थे। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये इस तरफ से आना शुरू हुए थे, और यहाँ तक तो इंडिया ही हुआ करता था। तो देखिए अब जब लोग यहाँ से आए, इंडस नदी के किनारे आकर उन्होंने सिविलाइजेशन अपना एक बना लिया, लोग यहाँ पर नदी के किनारे रहने लगे। वजह ये थी कि यहाँ पर नदी के किनारे फूड आसानी से अवेलेबल था और लोग आसानी से पानी की वजह से सरवाइव कर सकते थे। तो उन्होंने इस पार के लोगों को कहना शुरू करा, क्योंकि वो फारस से आए थे, फारसी लैंग्वेज जानते थे। तो उन्होंने इस पार के लोगों को, इंडस रिवर के आसपास के लोगों को क्या कहना शुरू करा, इन्होंने बोला कि ये लोग क्या हैं। अच्छा, ये जो इंडस रिवर थी, क्या बोला इन्होंने, क्या है ये हम बाद में बताएंगे। ये जो इंडस रिवर है, एक्चुअली इसका नाम जो था वो पहले था सिंधु। अब आप समझिए सिंधु। तो जो वहाँ के लोग आए उन्होंने इस जगह का जो नाम दिया, वो नाम दिया इसको हिंदू, क्योंकि वो सा नहीं बोल पाते थे ठीक से, तो उन्होंने इस जगह को नाम दिया हिंदू। और इसके आसपास रहने वाले, नदी के आसपास रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या नाम दिया, इस जगह को क्या नाम दिया, हिंदुस्तान। तो वो लोग तो हिंदू कहलाए, और इस एरिया को उन्होंने नाम दिया, इस जगह को हिंदुस्तान। तो ये जो था, ये मैं बात कर रही हूँ मेडिवल पीरियड की, जब इन्वेडर्स आए थे इंडिया में, उन्होंने इंडस रिवर को क्रॉस किया और यहाँ आए, एंट्री करी इंडिया में। तो तब भारत में, तब इसको इन्होंने हिंदू और हिंदुस्तान नाम दिया। बाबर ने का नाम सबसे पहले आता है इसमें नाम देने में, अमीर खुसरो का भी नाम आता है जब इन्होंने हिंदुस्तान इसको कहा अपने जो भी उनके राइटिंग अकाउंट्स थे उसमें। इसके बाद फिर देखिए आप, ये तो इस तरीके से बन गया सिंधु, फिर हिंदू, हिंदुस्तान, और इसके बाद में ये पूरा इलाका जब अंग्रेज़ भारत में आ गए तो वो इसको हिंदू भी नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन्होंने इसको इस तरह से इंड कहना शुरू करा, और इंड से फिर ये हो गया इंडिया, और ये जो रिवर है ये हो गई इंडस। तो कुल मिला के जो अपने देश का नाम है आज के टाइम पे हिंदुस्तान, और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जो हिंदू कहे जाते हैं, वो इसीलिए कहे जाते हैं इस सिंधु नदी के पार या सिंधु नदी के पास में रहने वाले लोग। इस वजह से बाहरी लोगों ने इनको इस तरीके से बुलाया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इसी वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रही हूँ। ये जो इंडस रिवर है
इससे रिलेटेड और भी कई सारी नदियां हैं यहाँ पर, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये इसमें से एक, तो पहले ये जो नदी है ये है ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है, और ये जो नदी है ये है सतलुज। और इसके अलावा एक नदी और है फिर यहाँ से, और ये जो नदी है इस तरीके से, इसका नाम है चेनाब। चेनाब चेनाब हो गया, सतलुज हो गई। और इसके अलावा फिर एक और नदी है जो यहाँ से इस तरीके से निकली हुई है, और उस नदी का नाम है रावी। और इसके अलावा एक नदी अभी और रह जाती है जो इस जगह, इंडस की सहायक नदियाँ ये कही जाती हैं, और ये जो नदी है ये है झेलम। ज़रा काउंट करके अब हम देखते हैं कि हमने कितनी नदियाँ इस इलाके में सर्च करी हैं। तो सबसे पहली तो अपनी हो गई ये इंडस रिवर, उसके बाद सेकंड नंबर पे हो गई ये झेलम, थर्ड नंबर पे हो गई चेनाब। गंगा की बात हम नहीं कर रहे हैं, गंगा तो इधर है अपने उत्तराखंड और यूपी में, उत्तर प्रदेश में, मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ। तो ये हो गई चेनाब, और फिर ये फोर्थ नंबर हो गया रावी, और फिर ये फिफ्थ नंबर हो गया सतलुज। तो यहाँ पर नदियाँ कितनी हो गई बेटा? ये हो गई 5 नदियाँ, 5 रिवर्स हो गई। और इसी 5 रिवर्स की वजह से ये जो एरिया है जहाँ ये 5 रिवर्स पाई जाती हैं, इसको कहा जाता है पंजाब। अब देखिए पंजाब क्यों कहा जाता है? आब यानी कि आब अगर हम उर्दू में लिखें तो ये इस तरह से है, आब यानी कि पानी, और पंज यानी कि 5। पंज मतलब 5, जहाँ पर 5 नदियों का पानी होता है उस एरिया को कहते हैं पंजाब। तो ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट। मैंने आपको जियोग्राफिकल एरिया बताया, लेकिन एक्चुअली ये है हिस्ट्री का पार्ट कि यहाँ पर सिविलाइजेशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ, और जो इन्वेडर्स थे जो कि फारस वगैरह से आए हुए थे, ईरान से आए हुए थे, वो टर्क से आए हुए थे, तो वो यहाँ पर किस किस रास्ते से आए थे, और कैसे इस देश का नाम भारत से फिर हिंदू और हिंदुस्तान पड़ा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी, लेकिन वो बाद में दूंगी। टिल देन, थैंक यू।